सबसे बड़ी बात तो ये कि साहित्य का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है और हम उसके सामने बैठे हैं और लिखे जा रहे हैं। नहीं, साहित्य हमारी रग रग में बसता है। और संस्कृति तो खैर मैं क्या कहूँ, मैं निवेदन करना चाहूँगी और आज उनसे जानना चाहूँगी आपके साथ भी, क्योंकि मैं भी साहित्य की एक विद्यार्थी ही हूँ। इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं हमारे महान प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों को जो कि मंच पर आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी सरस्वती के साधकों को प्रणाम करना चाहूँगी कि वर्तमान समय में भी आपने इस कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, जो कि आज की महती आवश्यकता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रद्धेय श्री सवाई सिंह जी शेखावत साहब को कि वे मंच पर पधारें, और उनके साथ ही श्रीमान दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी भी, और साथ ही साथ श्रीमान प्रबोध कुमार गोविल भी। आप सभी ख्याति नाम हस्ताक्षर हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी यह कार्य हिमानी बहुत अच्छे से कर चुकी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सर कि मैं नतमस्तक हूँ और प्रयास करूँगी कि आप सभी की विद्वता के साथ इस परिचर्चा के संचालन के साथ न्याय कर पाऊँ। तो सर, जैसा कि मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कला, साहित्य और संस्कृति स्वयं में संपूर्ण होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, और वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इनका सतत प्रवाह बना रहे, और इनका सतत प्रवाह ही किसी भी समाज और सभ्यता के जीवित होने का प्रतीक होता है। आप आगे पथ प्रदर्शन करें सर इसी विषय पर। ये कह रहे हैं कि साहित्य, कला, संस्कृति किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में किस तरह से उपयोगी होंगे, ये मित्रों, सबसे पहले मैं तो आप सबसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मुझे इन दिनों सुनने की भयंकर प्रॉब्लम होने लगी है। इसलिए मैंने आयोजकों से कह भी दिया था कि भैया मुझे ये दिक्कत है, बोल तो मैं लूंगा, लेकिन जहां बोलने और सुनने की बात आती है वहां ये तो कुछ गोलगपाड़ा हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और अक्षनी जी ने जिस सनातन किंतु महत्वपूर्ण सवाल के साथ इस सत्र की शुरुआत की है, मित्रों, जीवन के तमाम गोरख धंधे चलते हैं और चलते रहेंगे, लेकिन साहित्य, संस्कृति और कलाएं, बल्कि यह जो कहिए आप कि साहित्य और कलाओं के जरिए जो संस्कृति निर्मित होती है वही विश्व को आगे ले जाने में भूमिका निभाती है। मैं यह किसी तरह का निंदा प्रस्ताव नहीं पारित करूंगा। साहित्य का एक व्यापक उद्देश्य मनोरंजन या रंजन भी समझा गया है, लेकिन साहित्य मात्र वह की वस्तु नहीं है। यदि वह संस्कार नहीं देता, वह व्यक्ति की मति को परिष्कृत नहीं करता, तो उस साहित्य का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। और यही वजह है कि वैदिक साहित्य से लेकर के वाल्मीकि और उस समय से चला आ रहा जो व्यापक सिलसिला है, उसमें आज वही ग्रंथ, वही व्यक्ति, वही लेखक, वही कवि समाज में वरेण्य है जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि कोई भी राष्ट्र
साहित्य और कलाओं की प्रगति के बिना सच्चे अर्थों में आगे नहीं बढ़ सकता है। आज आप विश्व साहित्य की बात करें या हम हिंदी साहित्य की बात करें, तमामतर वो लोग जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका हो सकता है कि उनके समकाल में उनका उस तरह का प्रभाव नहीं रहा हो, क्योंकि साहित्य जो है वो अपने आप में बहुत कई बार बड़े धीमे प्रोसेस से चलता है। जीते जी मुक्तिबोध अपनी एक पुस्तक को देखने के लिए तक तरस गए, और आज उनकी जो महिमा है, आज का कोई अनुष्ठान मुक्तिबोध के नाम के बिना संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो इसके व्यापक, क्योंकि वो देश के जाने माने समालोचक हैं और इन विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण लेखन करते रहे हैं, तो किस तरह से साहित्य और कलाएं व्यक्ति के परिष्करण में, उसकी संवेदना को गहराने में, व्यक्ति को संस्कार देने में, समाज को संस्कार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी इस प्रस्तावना के साथ मैं आगे चर्चा के लिए आदरणीय अग्रवाल साहब को निवेदन करूंगा, जिसके लिए अक्षनी जी बाकायदा अपनी भूमिका प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सर। सच्चे अर्थों में समाज आगे की ओर तभी बढ़ता है जब कला, साहित्य और संस्कृति का निर्बाध प्रवाह बना रहता है। तो दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल सर, मैं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अखबार में जो परिचय आपने आज सवाई सिंह जी शेखावत साहब का पढ़ा है, उससे हटकर मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी कि संवत 2003 में आपका जन्म हुआ और आपने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक कवि के रूप में की। तो हम आपके रचनाशील लेखन को नमस्कार करेंगे और अग्रवाल साहब से निवेदन करेंगे कि बात को आगे बढ़ाएं। हेलो, धन्यवाद अक्षिणी जी और धन्यवाद भाई सवाई सिंह जी। अपनी बात की शुरुआत मैं मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से करना चाहूँगा। शेर आपने ज़रूर सुन रखा होगा, इतना लोकप्रिय शेर है। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। बहुत खूब। अब ये जो आदमी और इंसान के बीच का फर्क है, ये फर्क साहित्य, कला और संस्कृति पैदा करते हैं। जन्म से हम सब आदमी हैं, दो पांव पर चलते हैं, होमोसेपियंस हैं, लेकिन हर आदमी इंसान नहीं होता है। इंसान वो जिसमें इंसानियत हो, जिसमें दूसरों के प्रति चिंता का भाव हो, दूसरों के दुख को जो अपना दुख समझे। वो जो गुजराती के महान कवि नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो वो इंसान होता है। इन दिनों जो हमारे देश की सबसे नई और सबसे लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस पर एक लतीफ़ा बहुत चल रहा है। अलग अलग नामों से वो लतीफ़ा चलता है, इसीलिए मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं उसका सार आपको बताऊं। एक तानाशाह किसी कवि से नाराज़ हो गया क्योंकि कवि ने उस तानाशाह की शान के खिलाफ कोई कविता लिख दी थी और तानाशाह ने उस कवि को मृत्युदंड दे दिया। एक परिवार में इस पर बात हो रही थी तो एक बेटी ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी, क्या कविता लिखना इतना बड़ा अपराध है?
अगर उसने कोई कविता लिखी थी तो हमारा जो तानाशाह है वो भी जवाब में एक कविता लिख देता। बाप का जवाब था, बेटी अगर वो कविता लिख सकता तो वो तानाशाह होता ही नहीं। और यहां मित्रों साहित्य कला संस्कृति की भूमिका सामने आती है। अगर आप साहित्य कला संस्कृति इनसे जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ सृजन करते हो, आप इनका आस्वाद भी करते हैं, इनको समझते भी हैं, इनको सदा बैठे हैं। मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो लोग किसी तरह की परीक्षा देते हैं वो उनके साहित्य के इतिहास से ज़रूर परिचित हैं। उसका नाम तो उन्होंने सुना ही होगा, हिंदी साहित्य का। उस निबंध को आप खोज कर पढ़िए। शुक्ल जी उस निबंध में कविता लिखने के फॉर्मूले तो बताते ही हैं, हालांकि वो फॉर्मूले अब बासी हो गए हैं, कविता का स्वरूप बहुत बदल चुका है, लेकिन वहाँ वे ये बात करते हैं खासतौर से कि कविता क्या करती है, कविता कैसे आपको मनुष्य बनाती है। और फिर मैं कहूँ जो बात मैंने अभी उद्घाटन सत्र में कही थी कि कविता का मतलब साहित्य है, कविता का मतलब केवल पोइट्री नहीं है, कविता का मतलब कहानी भी है, निबंध भी है, आलोचना भी है, नाटक भी है, रेखाचित्र भी है, संस्मरण भी है, जीवनी भी है, वो सब कविता है। तो कविता आपके संस्कारों को जैसे अभ्यास कराती है। शुक्ल जी बहुत सारे उदाहरण देते हैं वहाँ। अब आप राम और सीता की कथा को देखते हैं, रामचरितमानस वाली कथा को देखते हैं, और सीता का रावण ने हरण कर लिया है और राम रो रहे हैं। अब वो जो राम रो रहे हैं उसका वर्णन आप पढ़ते हैं, आपका क्या लेना देना है? कोई राम होंगे, उनकी पत्नी को कोई ले गया होगा, आप काहे को दुखी हो रहे हैं? लेकिन जब आप उस कविता को पढ़ते हैं तो आप भी दुखी होते हैं, और इस तरह से आपके दुखी होने की जो संवेदनाएं हैं उनका वो कविता आपको अभ्यास कराती है। और इस तरह से आज के इस समाज में जब हम लोगों को पत्थर बनाने वाली बहुत सारी ताकतें काम कर रही है, तो ये सारी चीजें, आप कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, कोई सी फिल्म आप याद कर लीजिए, आप वो देखते हैं, आप रोने लगते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पर्दे पर जो हो रहा है वो सब तो अभिनय है और पर्दे पर तो कुछ यथार्थ ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप फिल्म देखते हैं, रोते हैं, आप कहानी पढ़ते हैं, आप गुस्सा करते हैं। तो ये जो आपकी संवेदनाएं, आपकी मनुष्यता है, बार बार जैसे ये सारी कलाएं उसको रिवाइज करती है, उनको एक्सरसाइज करवाती है। जैसे आपको जीवित रहने के लिए चलना होता है, आपको हाथ पांव हिलाने होते हैं, आपकी संवेदनाओं को भी बचाए रखने के लिए ये सारी कलाएं उनका अभ्यास करवाती हैं, उनको सक्रिय बनाए रखती हैं, और इस तरह आप समाज के बेहतर मनुष्य बनते हैं। मुझे इन सब की यही भूमिका नजर आती है। आगे और बात करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने क्या चाहता है आदमी, जाने क्या चाहता है आदमी, दुआ हुआ चाहता है, आदमी बन नहीं पाया खुदा हुआ चाहता है, आदमी बन नहीं पाया खुदा हुआ चाहता है। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि संवेदनाओं की अभिव्यक्ति और हमारा जुड़ाव उन संवेदनाओं से, कवि की लेखनी से। तो बस इसी बात को आगे, इसी छोर को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, प्रबोध जी की तरफ बढ़ूंगी। और गोविंद साहब से कुछ कहूँ उससे पहले मैं दुर्गा प्रसाद जी के बारे में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी कि सर जाने माने आलोचक हैं, निबंधकार हैं, और आपका जो यात्रा वृत्तांत है आंखन देखी, वो वाकई ही आपको उस स्थान पर ले पहुँचता है जहाँ से सर गुजर रहे हैं। तो अवश्य पढ़ें, इनसे जुड़ें। और बाल साहित्य में मेरा इनसे जुड़ाव कुछ ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मैं भी गणित की शिक्षिका हूँ और सर भी गणित से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गणित मतलब कविताओं का अपना एक गणित होता है। हम कविता भी करते हैं तो हिसाब से ही करते हैं, सारी मात्राओं की जोड़ बाकी गुणा भाग करके। तो सर संवेदनाओं की भी जोड़ बाकी गुणा भाग आप करिए और आगे बढ़ाइए कविता की चर्चा को। धन्यवाद आपका। और देखिए जब मुझे बहुत आसान हो गया क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा था उसकी शुरुआत स्वयं आपने ही कर दी। अब सर जो है गणित के हैं और आप भी गणित की हैं, इसलिए जो है बातचीत सुगम हो गई। तो मैं जो है वैसे तो अभी आपके सामने कला, साहित्य और संस्कृति की उपयोगिता को लेकर काफ़ी कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया गया, पर क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी भी बैठे हैं और विद्यार्थियों को
बहुत सारे अपने जीवन में परीक्षाएं फेस करनी पड़ती हैं और उन्हें कई परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए कि ये कला साहित्य और संस्कृति क्या है। तो कुछ थोड़ा सा मैं भी जोड़ देता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको एक इस बारे में कोई जानकारी मिले। देखिए, ऐसे समझिए कि अगर कला साहित्य और संस्कृति ये तीनों चीज़ नहीं होती तो हमारे पास भी ये तीन काल, तीन युग नहीं होते, भूत, भविष्य और वर्तमान। केवल वर्तमान होता, न हमारा कोई भविष्य होता, न हमारा कोई भूतकाल होता। क्योंकि अभी अभी आपके सामने अग्रवाल साहब ने जो उदाहरण दिया कि राम रोए हजारों साल पहले, और उनके उस रोने को, उनके उस दुख को आप आज महसूस कर पा रहे हैं, ये कला साहित्य और संस्कृति के ही माध्यम से हम तक आया है। संवेदनाएं इसी पर बैठकर सफ़र करती हैं, साहित्य जो है इसी की नाव पर हम लोग बैठकर एक काल से दूसरे काल में जाते हैं। तो और वही बात हमारे भविष्य को लेकर है। अगर आप जानते हैं कि जो अन्य सारे पशु हैं, अन्य सारे प्राणी हैं, दुनिया में हज़ारों लाखों तरह के प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब के पास एक वर्तमान होता है। आप जयपुर में देखते हैं जब कबूतरों को दाना डाला जाता है तो पेट भरने के बाद कोई कबूतर दाना हाथ में लेके नहीं उड़ता है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि शाम को मुझे फिर भूख लगेगी, वो उड़ जाता है क्योंकि उसका पेट भर गया, उसका वर्तमान केवल। लेकिन हम, आप देखिए, अगर कबूतरों की जगह हम हो और हमको कोई दाना डाल रहा हो तो क्या हम भी यही व्यवहार करेंगे? नहीं, हमको ये चिंता होगी शाम की, अगले दिन की, पूरे महीने की, पूरे वर्ष की, अपनी संतति की, अपनी 7 संतति की, और उसके बाद भी हमको ये लगेगा कि इसके बाद वाली हमारी पीढ़ियां कैसे खाएंगी, कहाँ रहेंगी। तो उनके लिए हम अगर 1-2 कमरे का नहीं तो 4 कमरे का, और 4 नहीं तो 8 कमरे का, 8 नहीं तो 10 कमरे का एक महल बना जाए अपने जीते जी, तो ये जो है अपने समय से जुड़ना, अपने आगे वाले समय से जुड़ना और अपने पीछे वाले समय से जुड़ना, ये हमें साहित्य, संस्कृति और कला ही सिखाते हैं। अब इन तीनों में आपस में क्या अंतर है, एक एक लाइन संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। कला हमारे जीवन को संवार देती है, सजा देती है, हम कलात्मक हो जाते हैं। वही बात अगर मैं वही उदाहरण आपको दूं, कई बार मैं सोचता हूं, अभी बहुत सर्दियां पड़ रही थी और मैं जब अपना काम करके अपने कमरे में जब लाइट ऑफ करके सोने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि मेरी खिड़की में बाहर की ओर एक कबूतर बैठा है, और उसकी जब गुटरगू में सुनता था सर्दी के कारण, तो मुझे यही महसूस होता था कि देखो मेरे कितने सारे दुख ये कबूतर कम कर रहा है। इसको देख के मुझे लगता था कि इसका कोई पीएफ नहीं है, इसके पास कोई वैक्सीन नहीं है, इसके पास इम्यूनिटी का कोई साधन नहीं है, लेकिन उतनी ही बड़ी रात इसको भी बितानी है जितनी बड़ी रात मुझे बितानी है। तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता था और मैं अपने बिस्तर पर जाकर नींद के आगोश में जा पाता था। तो हम जो है ये कला, ये साहित्य और ये संस्कृति हमारे जीवन को सुगम बनाती है, सहज बनाती है, संभाव्य बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए विराम लेता हूँ। जी अवश्य। संवेदना का ये जो प्रश्न है वो दरअसल बहुत व्यापक है। व्यापक इस अर्थ में है कि वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि आदमी वैचारिक धरातल पर तो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन समस्त विश्व समुदाय नहीं, समस्त विश्व के प्राणी भी संवेदना के धरातल पर एक हैं। एक काल परिस्थिति विशेष में एक व्यक्ति जिस तरह का दुख अनुभव करता है, वैज्ञानिकों ने इस तरह की नजीर तक पेश की है कि ठीक उसी तरह का दुख, उसी तरह की संवेदना एक वृक्ष और वनस्पति भी साझा करते हैं। ऐसी स्थिति में क्यों मतलब साहित्य जाकर के और व्यक्ति की चेतना में परिष्करण करता है, क्यों दखल देता है, क्यों हस्तक्षेप करता है, क्यों सहभागी होता है, ये उस संवेदना की व्यापक धरातल की बात है। और उसके चलते ही
संसार के तमाम भाषाओं में लिखा हुआ श्रेष्ठ साहित्य आज लगभग विश्व के सभी भाषाओं में अनुदित हो चुका है, और वो हमें उसी तरह से प्रभावित करता है जिस तरह से वो मूल देश में लिखा गया था। और अपने यहाँ तो बल्कि विश्व साहित्य में भी पशु पक्षियों के माध्यम से किस तरह से पंचतंत्र में उस संवेदना का परिष्कार करते हुए एक राजा के उन पुत्रों को जिनकी एक तरह से मति ठोंठ थी, जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, पंचतंत्र के विष्णुगुप्त ने यह चमत्कार कर दिखाया कि कुछ पशु पक्षियों की कहानियां गढ़ करके और उनको सुशिक्षित और पारंगत किया। साहित्य और उसकी संवेदना का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सर, और अनुवाद के चलते हम हर विश्व के हर हिस्से की ये कहेंगे कि सीमाएं नहीं रही हैं साहित्य के लिए कोई। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी कविता है, Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये कविता अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन इससे भी सुंदर है इसका अनुवाद जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने किया है। सहज सघन मनमोहक बनतरु, सहज सघन मनमोहक बनतरु, यूं आज मुझे बुलाते हैं, पर पूर्व में किए जो वादे मैंने वो याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम मुझे, अभी विश्राम कहाँ, निज पथ निज लक्ष्य हेतु चलना मुझे अभी निरंतर निरंतर निरंतर। तो सर हम बात कर रहे थे, और कला साहित्य और संस्कृति का जो आधुनिक पक्ष है, ज़्यादातर सोशल मीडिया से, हम अगर सामाजिक माध्यमों की बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या ये एक प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ है? बहुत अच्छा सवाल किया है अक्षिणी जी आपने। हमारा समय सोशल मीडिया से आक्रांत होने का समय है, और आपके प्रश्न का सीधा कोई हाँ या ना में उत्तर नहीं हो सकता। इस बात के दोनों पक्ष हैं। सोशल मीडिया, उससे पहले थोड़ी सी बात टेक्नोलॉजी की भी करना ज़रूरी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पंखों पर सवार होकर ही सोशल मीडिया हम तक आ रहा है। मैं जिस कालखंड में आप युवाओं की उम्र में था, तब हमारे लिए किताबों की सुलभता, साहित्यिक कृतियों की सुलभता, फिल्मों की या संगीत की सुलभता बहुत मुश्किल थी। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दूं। किसी ज़माने में, मेरे ज़माने में एक फिल्म आई थी रेशमा और शेरा, और उसका एक गाना था लता मंगेशकर का गाया हुआ, बाल कवि बैरागी जी का लिखा हुआ, तू चंदा मैं चांदनी। वो गाना मुझे बहुत 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 पसंद था, लेकिन मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता था, उस कस्बे में उस गाने की कोई ईपी या कैसेट उपलब्ध नहीं थी। उस छोटे से कस्बे से किसी बड़े शहर में जाने के मौके बहुत कम मिलते थे। तो मैंने क्या किया, उस फिल्म की स्क्रीनिंग मेरे कॉलेज में हो रही थी, मैं अपना एक टेप रिकॉर्डर लेकर गया और उस स्क्रीन के सामने अपना खटारा सा छोटा सा सस्ता सा टेप रिकॉर्डर रखकर उस गाने को रिकॉर्ड किया, और काफ़ी समय तक उस गाने का, उस बेसुरी तरह से रिकॉर्ड किए गाने का मैं आनंद लेता रहा। एक ज़माने में बशीर बद्र साहब का एक कविता संकलन आया, खरीदने के पैसे नहीं होते थे, कॉलेज लाइब्रेरी से वो इशू करवाया, बाजार में जाकर उसकी फोटोकॉपी करवाई, और कई सालों तक उस कविता संग्रह का आनंद लेता रहा। लेकिन आज तकनीक के कारण ये सारे संकट खत्म हो गए हैं। आप जो गाना चाहें आपको तुरंत उपलब्ध है। आप जो किताब, जो कविता, जो उपन्यास, जो नाटक चाहें, उनमें से अधिकांश तो आपको निःशुल्क ही उपलब्ध हैं, और बिल्कुल पलक झपकते ही उपलब्ध है। तो ये जो तकनीक ने चीज़ों को आपके लिए सरल और सहज उपलब्ध बनाया है, ये कोई बहुत मामूली बात तो नहीं है। हम लोग सत्यजीत रे की फिल्में देखने के लिए, मृणाल सेन की फिल्में देखने के लिए तरसते थे, और आज वो सारी फिल्में YouTube पर उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। आप जब चाहे, जितनी बार चाहे उनको देख लीजिए। तो तकनीक ने आपके लिए कितना बड़ा काम आसान कर दिया है।
और यही आसानी अगर आप कविता लिखते हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया ने कर दी है। पहले मेरे ज़माने में जब कोई कविता लिखता था तो वो संपादकों के चक्कर लगाता था, तस्नीम जी की कृपा हो जाए ये उम्मीद करता था कि संपादक हैं, मेरी कविता छापना, इनको पसंद आ जाए तो छाप देंगी, कृपा हो जाएगी, और पता नहीं कब तो वो छपेगी, कब वो अखबार आपको मिलेगा, पत्रिका आपको मिलेगी। लेकिन आज आप खुद ही लेखक, आप खुद ही प्रकाशक, आप खुद ही संपादक, सब कुछ हैं। आपने एक कविता लिखी, एक कहानी लिखी, फेसबुक पर आपने पोस्ट की और शाम तक आप पाते हैं कि 168 लोग उसको लाइक कर चुके हैं। सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और ये जो कोई बहुत सामान्य बात नहीं है जी, लेकिन ये जो सहजता हमें मिली है, इसके साथ साथ ही इसका थोड़ा सा एक विद्रूप रूप भी हमारे सामने आया है कि स्व अनुशासन नहीं रहा है, तो मौलिकता थोड़ी सी कहीं कहीं प्रभावित हो गई है। नहीं, मौलिकता नहीं, क्वालिटी प्रभावित हुई है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में सब कुछ सर्वोत्कृष्ट कभी भी नहीं था जी। अगर आप भक्ति काल को याद करें, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को, और मैं आपसे पूछूं, आप लोग जो साहित्य के मेरी तरह के नियमित विद्यार्थी नहीं हैं, और यही मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, अक्षिणी जी ने ये कहा कि गणित के नाते इनका और मेरा संबंध है। गणित से मेरा बहुत थोड़ा सा रिश्ता है। नहीं सर, प्रबोध जी का संबंध भी है, इनका गणित से ज्यादा बड़ा रिश्ता है, इनकी श्रीमती जी गणित की अध्यापिका है। वो तो अच्छा, मैं तो नहीं हूँ ना। हाँ, मेरा गणित से नहीं, बनिया हूँ, लेकिन गणित से कोई लेना देना नहीं है। वैसे लेना देना इतना जरूर है कि कभी एक छोटी सी किताब मैंने जरूर लिखी थी, गणित के खेल। ये गलती मैंने की थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो मजाक की गणित बात से है। आगे बढ़ के हम सवाई सिंह सर की तरफ चलना चाहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, जी, जी। आपने जो क्वालिटी की बात कही ना, मैं निवेदन ये कर रहा था कि अगर आप भक्तिकाल की बात करें, आपको कुल मिलाकर 4 कवि याद आते हैं, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, और जायसी भी याद कर लीजिए, 5 हो जाएंगे, कुंभन दास वगैरह याद कर लीजिए, नंदास कर लीजिए, 10 से आगे आप याद नहीं कर पाएंगे। क्या उस 200 वर्षों के कालखंड में केवल 10 ही कवि हुए होंगे? समय अपने आप न्याय करता है, जो अच्छा है वो टिकता है, जो अच्छा नहीं है वो। तो अगर आज हजारों लोग, लाखों लोग कविताएं लिख रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। और अच्छा कवि वो होता है जो अपना परिष्कार करता है। अगर आज आप जैसी कविता लिख रहे हैं, 1 साल बाद भी वैसी कविता लिख रहे हैं, तो फिर माफ कीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपना विकास नहीं किया, अपना परिष्कार नहीं किया है, तो आज ये जो सारी चीजें हमें उपलब्ध हो रही है, जो एक्सपोजर हमको उपलब्ध हो रहा है, वो हमारे परिष्कार में भी बहुत सहायक है। जी, परिष्कार की बात करें तो सभ्यता की खाद और संस्कृति का पानी बहुत आवश्यक है। सर आप आगे बढ़ाएं। देखिए, असल में इसी ये जो बात अभी कही गई है, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण है। कहते हैं जब छायावादी कविता का दौर चल रहा था, उस समय हिंदी के कई परिष्कृत लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास गए, और उन्होंने, आपको ये भी पता होगा सबको कि छायावाद अपने आप में व्यंग्य के तहत ये मतलब शीर्षक रखा गया था। छायावादी कोई मनोवृत्ति नहीं थी। अपने कथन पर, अपने संबोधन पर एक छाया का आवरण डाल करके, और कभी जब बात कहता था तो उसको लेकर के उन्होंने जाकर शिकायत की, सब हिंदी में इतनी विपुल मात्रा में छद्म साहित्य का या छद्म कविता का लेखन हो रहा है कि इससे पतन हो जाएगा। रवि ठाकुर मुस्कुराए कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखते हैं जब बारिश आती है, नदियों में कितनी बाढ़ आती है, धूल, मिट्टी, कचरा, पेड़, वनस्पति, क्या अब तक कितना कुछ बहता हुआ चला जाता है, और उस समय गंगा कतई निर्मल नहीं रह जाती है। लेकिन वो विकट दौर गुजरने के बाद गंगा पुनः उसी तरह से निर्मल और उज्जवल हो जाती है। आप उदाहरण के लिए याद करें, आज भी छायावादी कविता के नाम पर जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा को तो याद करते हैं आप। वो जितने लोगों का लेखन हो रहा था, और जिससे लेकर के घबरा करके लोग रविंद्रनाथ से शिकायत करने गए थे, उन लोगों का क्या हुआ?
मित्रों, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि पिछले 5 सालों में फेसबुक पर कई एक ऐसे कवियों का, जिनका पत्रिका में छपने की बात तो बहुत अलग बात है, क्योंकि जैसे मैं उनसे परिचय पूछता, भाई आप अपना साहित्यिक परिचय बताइए ताकि मैं उस परिचय के साथ आपकी इस रचना को शेयर कर सकूं, तो उनमें बहुतों ने ये कहा, अक्सर कैसा परिचय है, या आप हैं जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं और जान रहे हैं। आप चकित होंगे ये सुनकर के कि उन कुछ एक कवियों का, बल्कि बहुत सारे कवियों का, सैकड़ों कवियों का, जिनका फेसबुक पर मैंने लोगों से परिचय करवाया था, आज भारत भवन में उनको सम्मान के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। पत्रिकाएं उनको सम्मान के साथ छाप रही हैं। और जहां तक मित्रों अनर्गल चीजों की बात है, तो साहित्य भी कोई दूसरे क्षेत्रों से अछूता नहीं है। तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से गंदगी का या बुराई का या विकृतियों का एक प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत तय है, वो चलेगा। लेकिन जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि हर बेहतर कवि अपने आप को परिष्कृत करता है, वो चाहे फेसबुक का माध्यम हो, वो चाहे वो, ठीक है, मैं मानता हूं कि पत्रिकाओं में संपादक के हस्तक्षेप की वजह से, लेकिन उस हस्तक्षेप के बावजूद क्या सभी कुछ अच्छा छपता था? आगे नहीं। आज ठीक है कि साहित्य की विपुल व्याप्ति मतलब सोशल मीडिया पर हुई है और उसमें कुछ अतिरंजना भी हुई है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अब उसमें से अधिकांश बहुत अधिक सार्थक लिखा जा रहा है और उनमें से कई एक लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। बिल्कुल ठीक कहा सर, धन्यवाद। हम करीब करीब इस चर्चा के अंतिम सोपान तक आप पहुंचे हैं, लेकिन मैं गोविंद साहब से निवेदन करूंगी कि वो भी इस विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। जी, इस विषय पर देखिए, अभी जो चर्चा हो रही थी कि सोशल मीडिया को लेकर क्या स्थिति है, तो अभी ये बात आई चुकी है कि दोनों ही बातें हैं, लाभ भी हैं और कुछ एक हानियाँ भी हैं। तो ये एक स्वाभाविक बात है और यहाँ इनको हानियों को हम हानि के रूप में नहीं लें। तकनीकी विकास जो हमारा है, तकनीकी उपलब्धता जो है, अभी जैसा दुर्गा प्रसाद जी ने आपको बताया है कि जो उपलब्धियां हमें हासिल हुई हैं उनका अपना महत्व है। और साथ में जो, जैसे कि बाढ़ में थोड़ा सा कचरा नदियों में आता है, पानी में जो गंदगी आती है, उसी तरह अगर कुछ बातें आई भी हैं तो वो स्वाभाविक है और उनसे बचा जा सकता है, उनसे बचा जाना चाहिए। उसके लिए भी एक सतर्कता जो है, एक सतर्कता का भी दस्ता तो होता है, अगर ऐसा ना हो तो वो दस्ता क्या करेगा। तो लेकिन कुल मिलाकर ये तकनीक जो है आज के युग की, ये हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। जो हम बहुत सारी बातें हैं हमारी, कई हम ऐसे शब्द सुना करते थे, कुंठा, संतरास, वेदना, ये जो शब्द थे जो जिससे ध्वनित होकर उस समय भी आया करते थे, वही हो सकता है अब भी आते हो, लेकिन इनका परिमाण बहुत कम है। और तकनीकी रूप से, चाहे वो कविता की बात हो, कहानी की बात हो, या अन्य गद्य या पद्य माध्यमों की बात हो, फिल्मी गीतों की, गज़लों की बात हो, आज हम ज़्यादा करीब हैं अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के सामने पहुंचा पाने के, सीख पाने के, सिखा पाने के। जी सर, और ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि प्रत्येक कवि अपने को बेहतर कर सकता है। सवाई जय सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जी जी, इसमें मैं एक बड़ा एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। प्रकाशन के समय भी जो लोग सृजनात्मक लोग थे वो इन चीजों का ध्यान रखते थे, वो अपने आदर्श पाठक का ध्यान रखते थे। निर्मल वर्मा ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं जब भी कुछ लिखता था तो ये बात मेरी कल्पना में रहती थी कि इसको फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ेंगे। बहुत मानक ही वहां तय किया है। हर अच्छा सर्जक अपना आलोचक, अपना आदर्श सामने लेकर के चलता है, और जिनकी हम बात नहीं करें तो बेहतर होगा कि जो रचना को गंभीरता से नहीं लेते, केवल रूटीन के आधार पर कुछ पेलते रहते हैं
उन लोगों का जिक्र किया भी नहीं जाना चाहिए, और वो यात्राएं वैसे भी आगे तक नहीं चलती हैं। धन्यवाद। इसलिए जो लोग भी मित्र अच्छा सृजन करने की चाह रखते हैं, उनको निश्चित रूप से कुछ आदर्श पाठक अपने सामने रखने चाहिए। इससे बहुत सुधार होता है, वो चाहे सोशल मीडिया का टाइम हो और वो चाहे प्रकाशन का क्षेत्र हो। जी सर, तो निष्कर्ष यही रहा कि कला, संस्कृति और साहित्य एक बड़ा ही समंदर सा गहरा विषय है। उस पर जितना विचार करें उतना कम है। और भारत तो खैर 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो 130 करोड़ कवि हैं। हमारा देश अब कवि प्रधान देश हो गया है। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इस सार गर्भित चर्चा के लिए। जी, और ये ओपन हाउस का समय है। मैं हिमानी से 2 मिनट मांगना चाहूंगी। यदि आप अपनी किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न हो तो आप आमंत्रित हैं। जी आइए। ये सवाल आपने किया, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आगे चर्चा चलेगी, आप सुनिएगा ध्यान से। क्षेत्रीय जो साहित्य है उसको किस तरह से अवगत कराया जा सकता है आज की पीढ़ी के लिए? क्षेत्रीय साहित्य भाषाओं पर अवलंबित है। अलग अलग भाषाएं हैं हमारे देश में, तो ये है कि हर एक क्षेत्र जो है पहले अपने साहित्य की बात करता है और फिर एक बड़े ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में वो एक पूरे देश की भाषा की ओर जाता है और विश्व की भाषाओं की ओर जाता है। ठीक है, आपको जवाब मिला? मैं बीच में कुछ बोलना चाहूंगी सर। समय की बाध्यता को जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा आ रहा है, उसमें कुछ गार्बेज भी है, तो परिष्कृत होता रहता है। समय जो है वो न्याय करता है उसके बाद। लेकिन क्या एक अभी जो इतना बड़ी मात्रा में गार्बेज आ रहा है सोशल मीडिया को लेकर, चाहे वो साहित्य को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो, किसी भी रूप में हो, क्या वो तब तक परिष्कृत होगा, तब तक क्या वो एक पीढ़ी की सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर देगा, या हम यूँ कहें कि वैचारिकी के तौर पर क्या वो कुछ खत्म नहीं कर रहा है? तस्नीम, आपने बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रश्न 2 क्षेत्रों में जाता है। उस तरह का प्रदूषण तो नहीं है जिस तरह का प्रदूषण विचारों के मामले में है, और वो मुझे बहुत चिंतित करता है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। शायद हम लोग ही परिपक्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग उस गार्बेज के बीच में रह रहे हैं, तो हम अपनी नाक पर उंगली रखकर उसके बीच में से निकलने के अभ्यस्त भी होते जा रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी भी विकसित होती जा रही है। इसके अलावा मुझे अगर कोई ये कहे कि आप इस आज़ादी और एक पराधीनता में से कुछ चुनिए, तो मैं इस आज़ादी को ही चुनना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि ये सारी बातों के बावजूद बहुत जरूरी अच्छा था। मैं उसमें मुझे एक अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबसे। आपातकाल के विरोध में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लगातार 3 समय तक कविताएं लिखी, सुबह, दोपहर, शाम। त्रिकाल संध्या उस संकलन का नाम। उनकी वो जो कविताएं थी वो फिर त्रिकाल संध्या के नाम से, उनका वो संकलन था वो त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुआ। उसके प्रकाशित होते ही कांग्रेस के जो मित्रगण थे, जो जिनको अंधभक्त ज्यादा कहना चाहिए, उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र पर मतलब उनको उनके खिलाफ भी मतलब बोला गया और उनके विरुद्ध भी कुछ करने की कोशिश की गई। तो बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वो सब सुनकर के बहुत बहुत दुखी हुए। पहले समय में ऐसे राजनेता थे जिनके साहित्य की कदर किया करते थे। वो भवानी प्रसाद मिश्र से मिलने गए और उन्होंने जाकर कहा कि आपकी कविताओं को लेकर के ये इस तरह के जो अनर्गल सवाल उठाए जा रहे हैं और आपको इस तरह से वो किया जा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, उससे आगे बड़ी बात भवानी प्रसाद मिश्र ने कही। उन्होंने कहा, अटल जी, मेरे ऊपर ये जो आघात हो रहे हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आप आए, आप पधारे, बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन आप ये ध्यान रखें, कल गड़बड़ जब आपने भी की तो बख्शूंगा मैं आपको भी नहीं। इसलिए मित्रों, राजनीति में किसी दल विशेष की बात नहीं होती है। कौन सी चीज जीवन के विरुद्ध है,
साहित्य के विरुद्ध है, सर्जना के विरुद्ध है, उसके खिलाफ वो कोई हो, बोला जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के साथ ही मैं इस वार्ता को विराम देना चाहूंगी, इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं और जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी, जो इतना प्यारा लगे कि आयोजकों की ओर से आप सभी का आभार यहाँ पधारने के लिए, और हमारी ओर से भी उनको आभार कि मुझे इतने प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर।